एक लड़का बोला अरे इसका बाप तो पूरा जमीनें बेच लिया, ये सब तो गुलछर्रा उड़बे है। कॉलेज में कभी कभी ऐसा होता था कि अब पॉकेट में 100 रुपए हैं या 50 रुपए हैं, 5 दिन काटना है, अब कैसे कटेगा। कई बार ऐसा हुआ कि चूरा चिन्नी खा करके हम लोग जो है पढ़ाई करते थे। मैंने सोचा कि अब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी नहीं हुआ, कुछ नंबर से नहीं हो पा रहा था। 4 वर्ष मैंने लगाया इसमें। रामधारी सिंह दिनकर तृतीय सर्ग में लिखते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जो स्टॉक्स बिहार के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अभिनव कुमार है और बिहार 31वीं न्यायिक सेवा में मेरा चयन हुआ है सिविल जज के पद पर। इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेरा रैंक 1 है। मेरी कहानी है बिहार के उस गांव से। बिहार का वो अति पिछड़ा गांव कह सकते हैं कि मधुबनी जिले के अंतर्गत वो एक छोटा सा गांव, जहां किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी एक लोअर मिडिल क्लास और कह सकते हैं एक बहुत छोटा किसान है। तो बचपन जो है काफ़ी संघर्षमय रहा, क्योंकि कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, कोई अच्छे टीचर्स नहीं थे। हम सरकारी स्कूल में जाते थे जहाँ पे स्कूल के नाम पे डेस्क बेंच की भी सुविधा नहीं थी, तो हम बोरा में ले करके जाते थे। और बोरा मतलब वो प्लास्टिक का बोरा जहाँ पे खुद से बिछाते थे, वहाँ बैठ के टीचर आते थे, फिर वहाँ से घर आ जाते थे। तो पिताजी को लगा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने कहा कि अब कर्ज लेना पड़े, ज़मीन बेचना पड़े, किसी से पैसा लेना हो, उधार लेना हो, लेकिन बच्चे को तो भेजेंगे, अब ठान लिए हैं। तो पिता अपने बच्चे को भेजता है और मैं भी उस सपने का अपने कंधे पे बोझ उठा के पटना जाता हूँ। पटना एक वो सपनों का शहर है, जैसा लगता था हमें कि पता नहीं पटना मतलब क्या होगा, कैसा होगा वो पटना। ठीक है, बहुत भ्रांतियां थी मन में। पटना गया, पटना में काफ़ी अच्छे से शिक्षा मिली। स्कूल प्रशासन से हमें सहयोग भी मिलता है उस दरमियान फीस माफ़ करवाने में, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत चुनौती थी। 10th में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो 90% का भी जो वो मार्क था वो मैंने अचीव करा। और उसके बाद मैं दिल्ली आता हूँ। दिल्ली में भी मुझे क्योंकि छात्रवृत्ति मिल गई, तो स्कूल ने कहा कि अरे 90% से ऊपर है, तो एक मुझे छात्रवृत्ति मिली, अच्छे स्कूल में पढ़ने का सौभाग्य मिला। यहाँ रह के मैंने अब तैयारी करी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाने के लिए, और मेरा सिलेक्शन दाखिला जो है क्लैट में हो जाता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा में। अब जीवन में देखिए संघर्ष तो चल रहे हैं। कैसे संघर्ष उस ग्रामीण परिवेश के लड़के का जो ग्रामीण परिवेश से आगे बढ़ रहा है, सपना लिए हुआ है, आत्मविश्वास है कि रुकना नहीं है, और वो लड़का आगे बढ़ रहा है अपनी जर्नी में। लेकिन समाज के जो ताने बाने हैं, अब आज भी मुझे याद है मैथिली में लोग कहते थे एकर बेटा तक कहे बड़का हम अथिए बन जाए, देखे छे कतेक आगा तक जाए कि बन जाते। मतलब एक उपहास उड़ाना हो गया कि देखते तो हैं जमीन बेच के। हमको आज भी याद है कि हम गर्मी छुट्टी में जब गांव जाते थे तो एक लड़का बोला अरे इसका बाप तो पूरा ज़मीनें बेच लिया, मतलब एकदम। तो हमें इतना बुरा लगा। हम क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट के बहुत शौकीन रहे, तो बोला इसका बाप तो सब ज़मीनें बेच लिया। वो मेरे ऊपर ताना था, हम उसको समझ गए। फिर कुछ अगल बगल के लोग भी थे, बहुत तरीके से ताना देते थे। जब NLU में भी हुआ तो बोला ये सब तो गुलछर्रा उड़बे है। हम LLM में टॉप किए, तो एक बात बताते हैं। तो गांव में बोला एक आदमी कि अरे ये LLM में टॉप हुआ है, तो वहां के तमाम अखबारों में फोटो छपा। तो उसने कहा शादी करना होगा, तो इसलिए जो है अखबार में जो है झूठ का गोल्ड मेडल थोड़ी मिलता है। तो ऐसा मतलब उस माहौल से पले बढ़े हैं कि जहां पे आपको कोई उठाने वाला नहीं है। पिताजी हमेशा कहते थे, क्योंकि वो 75 के दशक में सामाजिक रूप में बहुत सक्रिय रहे, तो कहते थे हमेशा बचपन से कि जेपी तेरे अरमानों को दिल्ली तक ले जाना है, या जेपी तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। तो उससे ना एक बहुत मजबूती मिलती थी कि अरे पिताजी कहते हैं कि अरे तुम्हारे लिए तो खून बेचना पड़ेगा, तो खून बेच देंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। तो वो लड़का भी कहीं ना कहीं टूटना चाहता भी अगर था तो टूट नहीं पाता था, बिखर नहीं पाता था। वो आत्मविश्वास इतने तेज थे या इतना मजबूत था, तो उसमें आप आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब लॉ कॉलेज में मैं पहुंचा, तो वहाँ पे अब था कि सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन वहाँ की जो चुनौतियाँ थी कि अब पढ़ेंगे कैसे। ये लाखों का जो फीस है, जहाँ पे अच्छे अच्छे घर, मेरे साथ में कई ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, कोई जजेस के बच्चे हैं, और भी मतलब अलग अलग फैमिली से। तो हम लोग ग्रामीण परिवेश से थे, लेकिन वहाँ पे था कि अब लोन तो मिलेगा नहीं, अब कैसे होगा, पैसा तो है नहीं। तो मुझे आज भी याद है 4-5 लोगों के मदद से लोन तो नहीं मिला, लेकिन कर्ज पैसा लेकर के किसी तरीके से हमें लगा शायद नहीं पढ़ पाएंगे NLU में एडमिशन होने के बावजूद भी, लेकिन फिर वो पढ़े किसी तरीके से। फिर अगले साल जाके बहुत मशक्क़त के बाद शिक्षा का लोन मिला। फिर
उस शिक्षा का लोन लेने के बजाय और फिर वहाँ पे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ लॉ स्कूल में मैंने बहुत ईमानदारी के साथ अपने आप को, अपने पंख को बहुत मजबूत करने के लिए, अपने हौसलों को ना बहुत उड़ान देने की कोशिश करी। क्योंकि कलाम साहब हमेशा कहते हैं, और जो मुझे इंस्पायर करता था, वो कहते थे कि ये क्विट नहीं करना है। आपके साथ हो सकता है कि परिस्थिति आपके सम्मुख नहीं रहेंगी, लेकिन उस परिस्थिति से आगे आपको बढ़ना है। उसमें अगर आप मजबूत से डटे हुए हैं, और स्वामी विवेकानंद की भी लाइनें जो थी मुझे जीवन में बहुत प्रभावित करती थी, तो इन सब चीज़ों को लेके करा। और लॉ स्कूल में मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे। बचपन का वो लड़का जो मतलब अखबार को बहुत अच्छे से पढ़ता था, वो छोटे से गाँव का लड़का, वो अब लॉ स्कूल में बड़ी बड़ी आर्टिकल्स लिख रहा है, IIMs में जाके पेपर पब्लिश कर रहा है। IIM बेंगलोर में मेरा पेपर सेलेक्ट हो गया था, मैं जब सेकेंड ईयर में था, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि मैं ये सब तमाम काम कर पा रहा हूँ। बहुत सारे डिबेट में मैंने कॉलेज के लिए भी अवार्ड जीते। कॉलेज में कभी कभी ऐसा होता था कि अब पॉकेट में 100 रुपए हैं या 50 रुपए हैं, 5 दिन काटना है, अब कैसे कटेगा। कभी कभी पटना में तो ऐसे हुआ, हमारे बिहार में ना, मिथिलांचल में लोग दही चूड़ा बहुत खाते हैं, तो चूड़ा, तो हम कई बार ऐसा हुआ कि चूड़ा चीनी खा करके हम लोग जो है पढ़ाई करते थे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, वो हार्डवर्क नहीं छोड़ा, वो परसिवियरेंस नहीं छोड़ा। तो कॉलेज में वो चीज़ें एक मतलब एक मजबूती प्रदान की, और उस चुनौतियों से आगे बढ़ करके भारत के तमाम प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और बड़े बड़े जो है लॉ मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक, ऐसे ऐसे जगहों पे काम करने का सौभाग्य मिला। अब जीवन का अगला पड़ाव आता है, जहाँ चुनौती का मैं एक और अनुभव साझा करूंगा आप लोगों से। वो था कि अब प्राइवेट कॉरपोरेट में जॉब मिल रहे थे, लॉ फर्म्स में मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि जिस समाज से मैं इतना जुड़ा रहा हूँ, जिस गांव में, मैं बचपन की एक स्मृति आज भी याद है कि उस गांव में एक पुलिस वाला आ गए थे हमारे थाना से, और ग्रामीण और पुलिस वालों में कोई बात के लिए बहस हुई थी। तो मैंने जो ज्यादती देखी थी कि किस तरीके से गांव वालों के साथ एक पुलिस बल जो है या कोई व्यक्ति विशेष है किसी बहकावे में आकर के कैसे किसी को प्रताड़ित कर सकता है या अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है, तो हमेशा वो मुझे रहा कि नहीं, मुझे समाज में समाज के लोगों के लिए कुछ करना है। अब लगा कि कार्यपालिका जो है उसके साथ कार्य किया जाए, तो मैंने सोचा कि अब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। उसी दरमियान जैसा मैंने बताया कि मैंने मास्टर्स भी कर लिया था। मास्टर्स में मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मुझे स्पेशलाइज करने का मौका मिला। अब क्या हुआ कि वहाँ से आया, लेकिन मुझे लगा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। फिर जीवन में मैं पूरे यूपीएससी में पूरी तन्मयता के साथ लगा रहा, अपना पूरा मजबूती के साथ। लेकिन वो जीवन में बोलते हैं ना कि हर समय कई बार परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं होती हैं। कई बार ऐसा लगता था उस तैयारी के दरमियान भी कि हर महीने, ये महीने के लास्ट में मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लड़के को मैंने देखा है, अपने आप को देखा है कि जब महीने का 20 तारीख आता था, मकान मालिक बोलता था कि अब रेंट देना है अगले महीने के लिए, तो सोचते थे यार अब 10 दिन बाद घर से खर्चा आ जाएगा क्या, अब पता पापा अगर नहीं भेज पाए तो कैसे हम देंगे अगले महीने का। तो वो जो एक मना स्थिति था कि अब जिसमें संघर्ष चल रहा है और आप अपने लेवल पे भी पढ़ाई में भी संघर्ष कर रहे हो, तो वो तमाम संघर्ष जो है वहाँ पे टकरा रही थी। लेकिन उसमें मैं टूट भी रहा था, बिखर भी रहा था। लेकिन हुआ कि यूपीएससी नहीं हुआ, कुछ नंबर से नहीं हो पा रहा था। 4 वर्ष मैंने लगाया इसमें, लेकिन अब मुझे लगा कि अब आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ही मुश्किल फैसला था 2019 का जो साल था। इसी दरमियान पंचायत इलेक्शंस हुए थे बिहार में उससे कुछ साल पहले। तो मैंने देखा कि ग्रामीण रंजिश के तहत मेरे माता पिता को जबरदस्ती कानूनी पचड़े में धकेला गया और उनको मैंने संघर्ष करते देखा, क्योंकि पिताजी का हमेशा था कि समाज के जो मार्जिनलाइज्ड क्लास हैं, जो अपवंचित वर्ग हैं, उनके लिए एक आवाज़ बनो, उनके साथ समानता का व्यवहार करो। लेकिन गाँव के जो कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं उनका कहना था कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, और उस बजाय उन लोगों को मैंने बहुत संघर्ष करते देखा। कोविड के समय में भी मैं जब गांव में बहुत दिन रहने का मौका मिला तो मैंने देखा कि किस तरह से अपने परिवार के आसपास के लोगों में कि महिलाओं के प्रति जो लोगों का रवैया है, जो नज़रिया है, जिसके तहत लोग महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत ट्रिगरिंग पॉइंट था, वो मोटिवेटिंग पॉइंट था। तो मैं सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। तो उस दरमियान मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी पढ़ाना शुरू किया। और कई जगह एक चीज़ जो बहुत अच्छा हुआ, जो मैं बचपन में, जो बच्चे को अखबार पढ़ने का बहुत शौक था, जो 2-4 आर्टिकल लिखता था, इस दरमियान उसने 100 से भी ज़्यादा भारत के तमाम प्रतिष्ठित
मीडिया हाउसेस के लिए, बहुत सारे कॉलम्स लिखने लगा अलग अलग विषयों पर। उसका सपना था कि उसकी आवाज़ जो है, जो उसने सपना देखा है, जो उसने बचपन से बहुत सारी चीज़ें जो अपने अंदर संग्रहित किया है, उसका सपना था कि उस जगह तक लेकर के जाएं। कहते हैं ना कि अगर आपने ठान लिया है, अगर आप जीवन में संकल्प ले लिए हैं कि नहीं आपको कुछ करना है, और वो जो सपना लेकर के बढ़े थे, तो वो सपना मुझे कहा कि नहीं अब ऐसे तो तुम जज नहीं बन सकते हो। तो वहां से जो मैंने इंस्पिरेशन लिया, अब मुझे लगा कि एक स्ट्रेटजी मुझे बनानी पड़ेगी। एक चीज जो मैं बहुत क्लियरली यहां बताना चाहता हूं कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली कहीं से। इस तैयारी के दरमियान ये मेरा बिल्कुल सेल्फ स्ट्रेटजी कह लें या सेल्फ प्रिपरेशन कह लें, उस पर मैंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। जुडिशियरी की तैयारी मैंने करी। पहले प्रीलिम्स हुआ 2021 में, इसके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हुए। फिर 2021 के ही अगस्त में इसका फिर मेंस का एग्ज़ाम हुआ, जो मुख्य परीक्षा बोलते हैं, और फिर इंटरव्यू, जैसा 3 चरण होता है तो इसमें भी 3 चरण हुए। इंटरव्यू के दरमियान और मैं अलग अलग लेवल पे फिर मैंने अपनी वैसी स्ट्रैटेजी बनाई, उसकी तैयारी मैंने की। अब मैं बताता हूं कि कैसे समाज के लोगों का रवैया बदला, किस तरीके से जीवन में क्या बदलाव आया। देखिए, सफलता और संघर्ष मुझे लगता है कि बिट्स और पीसेस में जीवन में जो है वो मिलते रहते हैं। सबसे अहम है कि आपको लगे रहना होता है। मैं भी लगा हुआ था, मैं भी जूझ रहा था, मैं भी धक्के खा रहा था, मैं भी गिर रहा था, टूट के कह लीजिए बिखर गया था, लेकिन अपने आप को उस रूप में समेट लिया या उस रूप में बिखरने नहीं दिया कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊं। तो सफलता का जो श्रेय है वो मैं उस विश्वास को देना चाहूंगा, उस आस्था को देना चाहूंगा, उस परिवार का जो मेरे ऊपर विश्वास था। जो माता पिता, मैंने बोला कि अगर पिता रीढ़ की हड्डी थे तो माता उसकी आत्मा थी, और वो परिवार से जो एक था ना कि रूट्स में लगे रहना है, वही विश्वास के साथ मैं लगा रहा। और जब रिजल्ट आया तो मैं आपको बताता हूँ कि वही गांव समाज, वो अपने इलाके का मैं बताता हूँ कि मेरे मधुबनी के तमाम अखबारों में मेरे बारे में प्रकाशन हुआ। मुझे 3 4 5 7 8 दिन तक तो पता ही नहीं लगा कि किस किस के कॉल आ रहे हैं। इतने कॉल आ रहे थे लोगों का जो आपके प्रति जो रवैया था, और बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे थे कि अरे तुम तो करोगे, बचपन से ही मुझे पता था तुम्हारे ऊपर, मैंने देखा था कि तुम्हारे, वो अलग अलग रूप में जो लोगों के एक्सप्रेशंस थे, वो उस चीज़ों को भी महसूस किया। जो भी बिहार के युवा हैं, किसी भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये मैं टिप्स देना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले ना किसी भी एग्ज़ाम का जो स्ट्रैटेजी, जो सीक्रेट बता रहा हूं मैं, कि बिना तैयारी के भी आप आईएएस बन सकते हैं, बिना तैयारी के, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जज बन सकते हैं, उसमें से एक मैं भी हूं। कि आप सबसे पहले उस परीक्षा के सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, उसको समझें कि ये क्या क्या विषय पूछना चाह रहा है, और उस विषय में जैसे बहुत सारे ऐच्छिक विषय होते हैं, उसमें अपने स्ट्रेंथ के अनुसार उस विषय का चयन करें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप 10 घंटा पढ़ें ही, लेकिन अगर उसको स्ट्रेटजिकली आपने पढ़ा है, जैसा मैंने बताया कि 3 स्तर का ये एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स के लिए हम सबसे पहले बोलेंगे कि बेयर एक्ट्स जो है, और बेयर एक्ट्स पढ़ने के भी बजाय प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उससे हाई यील्डिंग एरियाज को आइडेंटिफाई करें। मैंने हाई यील्डिंग एरियाज को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया था कि ये क्या होता है हाई यील्डिंग एरियाज। ये यूपीएससी के लिए भी, बीपीएससी के लिए भी, बिहार जज के लिए भी, कोई भी जो तमाम एग्जाम हैं, मुझे लगता है आपको ये ट्रिक्स काम आएंगे। तो उस हाई यील्डिंग एरियाज को पकड़िए प्रीवियस ईयर पेपर से, कि यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर उसको मैंने पकड़ लिया, जैसे मैंने पकड़ लिया कि हिस्ट्री में ये चीज आएगा, जीएस में मान के चलिए, लॉ के साथ साथ ऑप्शनल में, तो ये जीएस वाला पार्ट है। अब इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर्स से आएगा, साइंस जैसे बिहार में बहुत पूछता है, तो इस विषय से इतना पढ़ना है। उसके लिए अपनी एक रीडिंग लिस्ट बनाइए और उस पर आप काम कीजिए, गारंटीड है आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मेंस के लिए देखिए, राइटिंग पार्ट बहुत मजबूत है। जैसा मैंने अपनी बातों में बताया कि मैं अखबारों के लिए अलग अलग जगह रिसर्च पेपर ये सब लिखता रहता था, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए स्ट्रेंथ था। हो सकता है आपके लिए स्ट्रेंथ, आपके प्रैक्टिस हो सकते हैं, आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाइए। और मेंस की परीक्षा के लिए हम बोलेंगे कि जितना अधिक से अधिक हो सकता है उस हाई यील्डिंग एरियाज को फिर आइडेंटिफाई कीजिए। बिहार के लिए खासकर, मूलतः मैं सीक्रेट बता रहा हूं एक, क्या कि बिहार में मुख्य परीक्षा का प्रीवियस अगर 10 सालों को आप एनालाइज कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन, अगर आपने बेहतरीन अगर उसकी तैयारी करी है आपने, तो किताबों में डूबने के बजाय अगर उस पर अगर जबरदस्त काम कर लिया जाए तो आप क्वेश्चन तक गेस कर सकते हैं कि ये टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये चीज पे मैंने बहुत ध्यान दिया।
मेरा जो बहुत फोकस था इस पे बहुत ज़्यादा फोकस था और मैंने कहीं ना कहीं उस चीज़ों को डिकोड कर दिया। तो मुझे लगता है एक चीज़ डिकोड करना पड़ेगा आपको, तो वो चीज़ जब डिकोड किया, अब आया इंटरव्यू का राउंड, तो मैं उसमें आपको क्या कहना चाहूँगा कि वो भी आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है, आपके संघर्ष की परीक्षा है कि आपको वहां अपने बारे में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे नॉलेज जानना चाहते हैं, लेकिन वो नॉलेज आपका मेंस में टेस्ट हो चुका है। तो एज अ व्यक्ति के रूप में जिस पद को चयन, जैसे अभी मेरे से लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ जज, ठीक है, एंड व्हाई वी शुड सेलेक्ट यू एज अ जज, ये फाइनल क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन था, मुझसे ये पूछा गया। तो मैंने उसको एस्टेब्लिश किया, मैंने बताया कि मैं लीगल एड के रूप में कैसे उड़ीसा में जब मैं अपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में था तो मैंने कैसे उस चीज़ों को लीगल एड के माध्यम से आदिवासी समाज के बीच में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है वहाँ तक ले गया। फिर मैंने बताया कि मैं कैसे जजेस से मिलता रहा, मैं कैसे लॉ को पढ़ता रहा। फिर मैंने ये भी बताया कि एलएलएम में पढ़ाई के दरमियान भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर मैंने बताया कि ट्रेनिंग करने के बावजूद अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस रूप से भी मतलब चेंजेस कर पाऊंगा। उसके मैंने 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दिए कि कैसे जुडिशियरी में आज के डेट में क्या रिफॉर्म्स हो सकता है, क्या क्या जुडिशियरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोअर जुडिशियरी में, तो शायद उनके लिए वो बहुत उनको कहीं ना कहीं वो आंसर्स पसंद आए होंगे। तो उसके बावजूद उन्होंने कहा, बहुत मुझे लगा कि एक पॉजिटिव नोट पे मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको यूएसपी, मेरा 3-4-5 मिनट का जो इंटरव्यू था, मैं क्या करता हूं, किस चीज़ों पे मेरा क्या सोचना है, तो कहीं ना कहीं उस डोमेन पे भी मैं लेकर के आया। तो आपको अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली इंटरव्यू में भी आपको वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि मैंने ये काम किए हैं, ये चीज़ मेरा रहा है और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है। और अगर अब तीनों का मिश्रण है तो मुझे लगता है कि फिर सफलता, कहते हैं ना कि अब सफलता जो है कि कदम चूम लेगी खुद आकर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। तो आपको लगे रहना है उस टेक्निक के साथ, उस स्ट्रैटेजी के साथ, तो सफलता आपका निश्चित है। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ आ वीडियो शेयर करते रहूँ।